श्री कर्णपुर एक ऐसा शहर जो काफी तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव के पीछे एक ऐसा नाम जो आज सभी की जुबान पर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम चौधरी और आज हम बात करेंगे स्वच्छता, विकास और बदलाव की। और हमारे साथ मौजूद हैं श्री कर्णपुर के लोकप्रिय अधिशासी अधिकारी संदीप बिश्नोई जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आज संदीप जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आज हम उनसे उनके जीवन के उस सफर के बारे में जानेंगे जिसने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। जी, मेरा नाम है संदीप बिश्नोई और मैं मूलतः जो है सूरतगढ़ के पदमपुरा गांव जो है उसमें 3 पीपीएम से हूँ, वहाँ पर अपनी डाणी है। और 1998 से हम लोग सूरतगढ़ में रह रहे हैं। 2 भाई बहन हैं हम लोग और दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं और पापा जी और अभी भी सूरतगढ़ में रह रहे हैं। और पिछले जो है 10 साल से मैं नगर पालिका की नौकरी कर रहा हूँ। उससे पहले 4 साल जो है मैं राजकीय अध्यापक के पद पर था प्राइमरी स्कूल में और अभी वर्तमान में मैं कर्णपुर नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस पद तक कैसे पहुंचे। मैं 2008 में मैंने 12वीं की थी। उसके बाद में मैं बीएसटीसी करने के लिए कोटा चला गया था। बीएसटीसी जो कॉलेज मिला था वो कोटा में मिला था और जब मैं कोटा गया तो वहाँ पर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी 2009 से। और उसके बाद में मैंने जो है 2012 तक आते आते टेट दिया और मैं टीचर लग गया। टीचर लगने के दौरान ही मैं आरएस की तैयारी कर रहा था। मैंने 5 बार आरएस प्रारंभिक परीक्षा पास की है और 4 बार मैंने आरएस जो है मुख्य परीक्षा लिखी है, लेकिन मेरा आरएस में नहीं हुआ। और आरएस मेंस था 2016 के अंदर 9 अप्रैल से 12 अप्रैल, और ये जो है 2-3 अप्रैल को ये परीक्षा थी और हम दे करके आए और इसमें मेरा रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ था। 3 साल रेवेन्यू इंस्पेक्टर रहने के बाद में 7 मार्च 2019 से मैं लगातार अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ मैं। और वर्तमान में जो है पिछले 7 साल से मैं अधिशासी अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी में आने से पहले आपका जो अध्यापक के रूप में अनुभव रहा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। मैं 4 साल तक राजकीय सेवा में राजकीय अध्यापक के पद पर L1 जो होता है तृतीय श्रेणी अध्यापक था। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय 21 जीबी विजयनगर ब्लॉक के अंदर ये गांव है। और उस दौरान जो है भी मैंने अपने तरफ से जो बेस्ट एफर्ट्स हो सकते थे वो किए थे। बेसिकली मैं ये मानता हूं कि जीवन एक रंगमंच है, इस पर आपको अपनी भूमिकाएं अदा करनी है। विलियम शेक्सपियर ने ये कहा था कि 7 जो स्टेज है लाइफ के, उस तरीके से ये रंगमंच है और इस पर आपको भूमिका अदा करनी है। जब मैं अध्यापक था तो मेरे पास मंच छोटा था, लेकिन मुझे वहां भी बेहतर करना था। तो 1 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको आप कुछ भी पढ़ाइए, वो जब मतलब वो एक जैसे हो जाते हैं। मुझे लगता था कि पहले दिन पढ़ा के जाता था, दूसरे दिन भी वो वैसे ही हो जाते थे। फिर उसके बाद में मुझे समझ में आया कि भी इनको कुछ ऐसा किया जाए इनके लिए कि जो इनको एक स्थायित्व प्रदान करे, जो इनको एक प्रगति के पथ पर ले जाने में सहायक हो। तो फिर मैंने बच्चों को नवोदय की तैयारी करानी शुरू की और उसके बाद में जो बहुत सारे गांव के आसपास के बच्चों के नामांकन भी मेरे स्कूल में होने शुरू हो गए। उससे नामांकन में भी वृद्धि हुई और जो 5वीं क्लास में बच्चे आते वो ऑलमोस्ट नवोदय में चयनित हो जाते। और जब मैं 2016 में स्कूली शिक्षा से नगरपालिका सेवा में आ गया तो उसके बाद में भी उस स्कूल के अध्यापकों ने उसको जारी रखा। इसके अलावा उसके आसपास के स्कूलों में भी नवोदय की तैयारी करवाई और अब वो जो स्टूडेंट है वो कोई ग्रेजुएशन कर गया है या कोई ग्रेजुएशन में है, कोई 12th पास कर रहा है, तो बहुत सारे बच्चे अभी भी नवोदय में पढ़ रहे हैं। और ये मैंने जो है अध्यापक रहते हुए ये मेरी अचीवमेंट थी। सर, हाल ही में एक वीडियो में आपको अपने पुराने विद्यार्थी से बड़े ही अपनापन और आत्मीयता के साथ मिलते देखा। एक शिक्षक के लिए ऐसे पल कितने खास होते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। आपको हैरानी होगी इस बात को जान करके कि भाई 10 साल जो है मुझे इस नगर पालिका सेवा में हो गए हैं और लेकिन आज भी उस गांव का प्रत्येक व्यक्ति मेरे से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब भी उनको कोई बात पूछनी होती है, किसी तरीके की हेल्प चाहिए होती है तो वो मुझे कॉल करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे नवोदय में चयनित हुए थे वो बच्चे आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं और कुछ बच्चे मेरे सानिध्य में पढ़ भी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाएं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और मैं जितनी मदद कर सकता हूं अपने बच्चों की जिनको मैंने पढ़ाया है तो मेरा अपना एक जुड़ाव है। तो वो बच्चा जो संजय था, जो परसों मैं सड़क पर खड़ा था और उसका ससुराल यहाँ मांझीवाड़ा में, तो वो अपनी मिसेज को लेके आया था तो मेरे को देख के रुक गया। तो पहला बैच जो नवोदय में चयनित हुए थे 2 बच्चे, संजय और सुभाष, तो उसने मुझे देख करके वो यहाँ आया, जबकि सुभाष मेरे पास अभी भी कर्णपुर में ही मेरे सानिध्य में पढ़ रहा है। सर, जब आप श्री कर्णपुर में आए तो आपने शहर को कैसा पाया? देखिए, शहर की स्थितियां लगभग समान प्रवृत्ति की होती है।
और हर शहर की कुछ न कुछ समस्याएं होती है और रहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शहर की 100% समस्याएं खत्म हो जाए। तो जब मैं करणपुर आया तो मैंने ये देखा कि जो मूलभूत दो समस्याएं होती है शहर की, एक तो कचरे का निष्पादन और दूसरा जो शहर का जल निकास है, उसकी समस्याएं हर शहर में रहती है और यहाँ भी थी। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस का एक वो रहता है कि भाई अगर आप उनको अवेयर करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपका साथ देते हैं। जी तो उसकी भी कमी थी और मुझे ये लगता है कि भाई हम कुछ भी चाहने से पहले हम लोगों को विकल्प दे दें। जी कि आज मैं कहूं कि भाई आप कचरा नहीं फेंकेंगे सड़क पर, जबकि मैंने आपको कोई विकल्प नहीं दिया। अब आप दुकान छोड़ के तो आप 1 किलोमीटर दूर कचरा फेंकने जाओगे नहीं। जी तो वो भी चीजें थी, काफी सारी दिक्कतें थी। तो मतलब शहर की समस्याएं थी काफी सारी और वो समान प्रवृत्ति की समस्याएं। सर, अब तक आपने शहर में सबसे बड़ा बदलाव क्या किया है? देखिए, बदलाव हमने हर एक क्षेत्र में कार्य किया है। जी लिगेसी वेस्ट सालों से पड़ा हुआ था, कचरे के ढेर लगे हुए थे, जी उससे लोगों के घरों में मक्खियां मच्छर आदि जाते थे, थैलियां उड़ के लोगों के खेतों में जाती थी, घरों में जाती थी। उस लेगेसी वेस्ट को हमने 50% साफ करवाया। जी 50% इसलिए साफ करवाया क्योंकि जब 2019 में इसका टेंडर हुआ था तब इसकी मान लीजिए कि 100 टन था, तो 2025 आते आते वो 200 टन, जी तो टेंडर तो 100 ही टन का हुआ, जी तो वो साफ करवाया। उसके अलावा जो 15-15, 20-20 दिन जो है पानी की निकासी नहीं हो पाती थी, लोगों की गलियों में घरों में पानी चला जाता था। पिछले 2-3 सालों में ये दिक्कतें आम महसूस, जाहिर सी बात है, जब कचरा ज्यादा हो जाता तो उसकी तो वजह से। लोग घरों से निकल भी नहीं पा रहे थे, पानी की इतनी ज्यादा समस्या थी, गलियां भरी हुई थी। तो उसके लिए हमने डीसिल्टिंग की, अपने स्तर पे की। जो एक ठेका होता है जो पानी किसान उठाते हैं उसको जो है 3 साल का किया, ताकि ये जो हर साल उठाने वाली जो ये नीलामी है ये समय समय पर आगे नहीं हो, इसमें पुल नहीं हो या दिक्कतें नहीं हो। इसके अलावा जो है देखा कि भी नाले नालियों की डीसिल्टिंग है वो करना है। जी ये कुछ चीजें सामान्य थी जिनको किया जाना बहुत जरूरी था। जी इसके अलावा जो शहर के एंट्री पॉइंट है, भारतमाला से जो गतसिंहपुर रोड आ रही है या गंगानगर से सड़कें आ रही है, उस पर हजारों ट्रॉली, हजारों टन मलबा था, मलबा था। पौधे, झाड़ियां थी, जो कि उसने सड़क को 10 फुट के लिए छोड़ दिया था। अगर 2 बड़े व्हीकल निकल रहे हैं तो कोई साइकिल से, कोई बाइक से या पैदल व्यक्ति जी। नहीं निकल पाता था। और इन सड़कों पर स्कूली जो स्कूल है वो स्थित है, तो बच्चे जब आते हैं तो उनको बड़ा खतरा था, जी तो उसको ठीक करवाना। तो ये काफी बड़ी समस्याएं थी जिनको हमने कहा कि भाई ये ठीक। निर्माण के काम है वो काफी टाइम तक लगे नहीं, जैसे जी। सड़कें टूटी हुई थी। मैं हमेशा एक बात कहा करता था कि भाई सड़कें टूटी हुई हो सकती है लेकिन साफ है हमारे शहर की सड़कें, तो वो भी किया। हम्म। तो ये कुछ समस्याएं थी जिन पर हमने, मैं समझता हूँ कि शहर की बड़ी समस्याएं थी जिन पर हमने काम किया। सर, अभी वर्तमान की बात करूं तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अभी जो विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे सड़कों की बात करें, पार्कों की बात करें, मुद्दा सबसे बड़ा सड़क का ही रहता है। तो टूटी हुई सड़कें जो अभी थी उसके बारे में आप कुछ बताएं फिर, ताकि मेरा एक क्वेश्चन और आएगा आपसे उसके बाद। जी, जो सड़कें टूटी हुई थी वो जो निविदा लगानी थी वो हमने जनवरी से सारे शहर में जितनी सड़कें टूटी हुई थी उनकी सड़कें ले लिए। पार्कों का चाहे सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे शहर में 100 फुट का जो है राष्ट्रीय ध्वज लगाने की बात हो, चाहे शहर में विभिन्न स्थानों पर एंट्री पॉइंट पर कैमरे लगाने की बात हो, चाहे शहर में विभिन्न स्थानों पर सेल्फी पॉइंट बनाने की बात हो, चाहे शहर में जो रड़े वाला रोड है दोनों तरफ से उनकी बात हो, चाहे शहर के मुख्य सड़कों में पानी की पाइपलाइन की जो समस्या आ रही थी, वो पीएचडी में अभी पाइपलाइन के वो नहीं थे, तो चाहे पाइपलाइन डालने की बात हो, तो हमने शहर की सभी जो सड़कें टूटी हुई थी या जहां जरूरत थी, जो पुलिया थी वो मतलब जो है उस पर जो लगे हुए थे लोहे के जाल, वो पूरे दिन ऐसे हर व्हीकल निकलने के बाद में खड़ खड़ की आवाज करते थे और उससे दुकानदार परेशान थे। चाहे नालियां थी वो टूटी हुई थी तो उससे लोगों के घरों में रिसाव होकर के पानी जाता था। तो हर तरीके की समस्या का जो है वो हमने निविदा के अंदर लिया है और हमारी कोशिश है, चाहे एंट्री पॉइंट पर गैलेंट्री बोर्ड लगाना हो, चाहे शहर के मुख्य जो चौक है उनका सौंदर्यीकरण हो, पार्कों का सौंदर्यीकरण हो, हर चीज को हमने जो है निविदा में लिया है। संदीप जी, सबसे बड़ा दर्द है सड़कें। जनता टैक्स देती है, सड़क बनती हैं और पहली बारिश में टूट जाती हैं। ये ठेकेदारों की मिलीभगत है या नगर पालिका की निगरानी में कमी? ऐसा क्यों होता है? जी, मुझे ये लगता है कि मैं दोनों ही बातों को कारण मानता हूँ कि कार्य की व्यवस्था जो व्यस्तता है वो बहुत ज्यादा भी होती है और कई बार जो है विल पावर की भी कमी मानता हूँ जी कि
काम की बात करें तो शहर के अंदर जन्म से लेकर के मृत्यु के बाद तक के सारे कार्य नगर पालिका करती है और जी हर काम शासी अधिकारी के टेबल तक पहुंचता है। जी तो काम की व्यवस्था के चलते जो है हो सकता है कि भी शासी अधिकारी जो भी रहे हो वो ध्यान नहीं दे पाए। जी दूसरी ये बात है कि कई बार जो है टेंडर जो है इतने बिलों में चले जाते हैं कि भी वो ठेकेदार भी जो है उस पर वो गुणवत्तापूर्ण चीजें नहीं लगा पाता है जो कि जी शेड्यूल में ली होती है, या फिर ये भी हो सकता है कि भी ध्यान नहीं दिया जाता जब वो बन रही है उस वक्त में। तो मैं दोनों को मतलब जिम्मेदार मानता हूँ कि ठेकेदारों की भी कमी है और नगर पालिका। ये तो आपने बात की है पास्ट की, पहले के ठेकेदारों की, पहले के अधिकारियों की। सर वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बारे में वर्तमान बताइए। की बात ये है कि भाई हम बढ़ते हैं आगे जी शेड्यूल के बेस पर। जी जो जी शेड्यूल है वो बीएसआर जो आइटम है या जी शेड्यूल है वो राज्य सरकार द्वारा जो है विभिन्न ट्रायल के बाद में पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारित जी होता है। जो जी शेड्यूल में चीजें ली हुई है जो आइटम, वो आइटम अगर लग रही है उसी रेशियो में लग रही है जिस रेशियो में लगनी चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि भाई गुणवत्ता में दिक्कतें नहीं है। अगर वो नहीं लगेंगी तो दिक्कतें आएगी। तो इस बात को जानने के लिए मैंने मेरे कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रखी है। मेरे जो तकनीकी अभियंता है वो समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी प्रकार की जो जांचें होती है इनकी वो जांच होने के पश्चात ही ठेकेदार को पेमेंट होगी। इसके अलावा मैं आप देखेंगे कि भी शहर के हर निर्माण कार्य पर मैं आपको मिलूंगा। उसके अलावा एक और ऑप्शन भी है जो मैं वार्डों में जाकर के आमजन को कहता हूँ कि आप निरीक्षण रखिए, जी आप हमसे पूछिए कि भाई किस तरीके का मसाला लगना चाहिए, किस तरीके की ईंटें लगनी चाहिए, किस तरीके का इसमें माल लगना चाहिए, और आपको लगता है कि भाई कोताही हो रही है। मान लो कोताही होती है तो क्या ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए? देखिए मैं ये कहता हूं कि अगर कोताही होती है और निर्माण के वक्त होती है तो फिर वो जो प्रशासन है वो तो कोताही उस वक्त कर रहा है, सबसे पहले अपनी कमी को सुधारेंगे। जी हम अपनी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। बावजूद उसके अगर हमें ये लगेगा कि भाई ठेकेदार ने चीजें गुणवत्तापूर्ण नहीं की है तो निश्चित रूप से उस पर जो कानूनन कार्रवाई होती है वो जो विधिक कार्रवाई होती है वो करेंगे। और हर एक निर्माण कार्य का एक लाइबिलिटी पीरियड होता है। जी किसी का साल होता है, किसी का 3 साल होता है, किसी का 5 साल होता है, वो कार्य की प्रवृत्ति के हिसाब से होता है। जी तो अगर इन बिटवीन में टूटती है तो ठेकेदार की पूर्णतः लाइबिलिटी होगी कि वो उसको ठीक करेगा। मेरा सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनता है एक सोशल मीडिया को लेकर। अधिकतर जो अधिकारी लोग हैं सोशल मीडिया में बहुत कम आते हैं और आते हुए उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती। आप बहुत एक्टिव है। नगर पालिका की बात करें तो सर पहले जो एक नेगेटिविटी बनी हुई थी, लोगों की छवि बनी हुई थी, नगर पालिका बहुत स्लो चलता है, कोई भी काम ढंग से होता नहीं है, बहुत जल्दी नहीं होता। तो सर उस चीज़ को लेकर आपकी जो एक्टिविटी है सोशल मीडिया में उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए सोशल मीडिया पर मैं पिछले 7-8 महीने से आया हूँ। वैसे तो सोशल मीडिया पर मैं इंडिविजुअली था, लेकिन अभी मैं जो मेरी सोशल लाइफ है, जो मेरी की पब्लिक लाइफ है, वो अभी 7-8 महीने से मैं जो भी काम करता हूँ वो सोशल मीडिया पर डालता हूँ। सोशल मीडिया पर आने का एक कारण ये भी था कि भाई देखिए एक कहावत होती है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। दूसरी बात ये है कि हम क्या करने जा रहे हैं ये भी पता होना चाहिए लोगों को। तीसरी बात ये है कि भाई मान लीजिए कि लोग भागीदारी देना चाहते हैं कि भाई हम भागीदारी देना चाहते हैं या अपने सुझाव देना चाहते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। जैसे भी रिसेंटली बात करता हूँ कि हम पौधे लगा रहे हैं गरसिंहपुर रोड पे, तो बहुत सारे भाई बंधुओं के जो है कमेंट आए कि सर ऊपर लाइन जा रही है, इसका ध्यान रखना, सड़क कल को विस्तारित हो सकती है तो इसका थोड़ी दूरी लेके बढ़ाना। हालांकि हम ऑलरेडी उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की एक वो भावनाएं थी। तो मैं इसलिए भी सोशल मीडिया पर हूँ कि भी आज हर व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर है जी तो आप अपनी दुकान में इकलौते मालिक हैं दुकान के। अब आप दुकान से अपने कोई बात करने के लिए मुझे छोड़ करके थोड़ी आएंगे जी। तो आप सोशल मीडिया पर भी मुझे कमेंट में पूरी बात लिख करके अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, तो मेरी टीम आपसे संपर्क करके उसका सॉल्यूशन करवा देगी। हालांकि पिछले 1 महीने पहले हमने व्हाट्सएप एक लॉन्च कर दिया पूरे शहर में 77 408 68,000 की, भाई आपकी कोई बात है आप व्हाट्सएप पे डाल दो। तो सोशल मीडिया पर आने के बहुत सारे कारण यही थे कि भी लोग बाग जो है उससे प्रेरणा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं। लोग अपने सुझाव देते हैं, लोग अपनी समस्याएं बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी इंटीग्रिटी प्रभावित नहीं होती, यानी कि आपकी कथनी और करनी समान है, आप जो कहते हैं वही करते हैं, तो आप सोशल मीडिया पर बने रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको ये कहता हूं कि मैंने ये काम किया और मैंने वो काम किया ही नहीं, केवल वीडियो बना करके आ गया मैं, तो लोग आपको 1 मिनट नहीं छोड़ेंगे, वो इक्विवेलेंट कर दें। आपकी बात काटना चाहूंगा मैं। कमेंट में हम पढ़ते हैं नेगेटिव जो कमेंट होते हैं ना के बराबर होते हैं।
ठीक है सर, ऐसा तो नहीं कहेंगे हम 100% होता है, लेकिन ठीक है, आपके जो कमेंट हम पढ़ते हैं सकारात्मक कमेंट होते हैं, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, और लोगों की वाकई मैंने ये बात आपके इस बात से मैं सहमत हूँ कि लोग राय देते हैं और आप उसको करते भी हैं। तो नगर पालिका की जो पहले की छवि थी और अब की छवि है, लोगों का नजरिया है बदला है। एक ऐसा भी दौर था, लोग नगर पालिका आते थे, राउंड पे राउंड लगा के काम होता नहीं था, और आज वही नगर पालिका घर बैठे उनको काम उपलब्ध करा रही है। सर ये तो वाकई एक बहुत हमने, मुझे लगता है शायद कर्णपुर में, राजस्थान में पहला ही नंबर है इस तरह का। थैंक यू। तो देखिए सर, क्या है, मैं इसी समाज से आता हूँ जी। आप ये समझिए कि आज से 15 साल पहले की बात करें तो मैं एक जन सामान्य था जो सूरतगढ़ के किसी वार्ड में रहता था। जी। जब कोई व्यक्ति मेरे सामने आता है, मेरे सामने की कुर्सी पर बैठता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई उस व्यक्ति की कोई पीड़ा होगी, उस व्यक्ति का कोई जायज काम होगा, क्यों आया वो अपना काम छोड़ करके। अगर वो हमसे उम्मीद नहीं करेगा, हम उसका काम नहीं करेंगे, तो कौन करेगा। जी। एक बात, जैसा आपने बताया कि नगरीय निकायों के बारे में सामान्य धारणा लोगों की नकारात्मक है कि नगर पालिकाएं काम नहीं करती है, नगर पालिका में मतलब काम बहुत स्लो होते हैं, या वो भी उसके अनुचित साधनों का प्रयोग होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस छवि को बढ़ाने में भी तो किसी की भागीदारी रही होगी। तो इस छवि को चेंज करने के लिए, इस छवि को पॉजिटिविटी में लाने के लिए, इस छवि को पॉजिटिव करने के लिए भी किसी न किसी को अपनी भूमिका अदा करनी होगी। तो देखिए कि भी मैं देखता हूं कि नगर पालिका छोटी है, 25 से 30 हजार की पॉपुलेशन है, काम होता है अगर ढंग से किया जाए तो 1 घंटे में काम मतलब खत्म हो जाता है। 1 घंटे में मैं सुबह आता हूं, मेरा पोर्टल जीरो करके फिर खड़ा हो जाता हूं। अब मेरे पास बच गए दिन के 5 घंटे। अगर वर्किंग आवर्स की बात करें तो मैं फील्ड में निकल जाता हूं। जब मैं फील्ड में निकलता हूं, मैं कोई काम करता हूं, मान लो कि 10 लोग आकर के मुझे बताते हैं कि ये समस्या है, ये समस्या है, मुझे समझ में आ जाता है कि यहाँ ये काम चल रहा है, हम चलते काम में ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो लोगों से मिलना होता है, लोगों की हर बात मुझे ये समझ में आता है कि एक भी व्यक्ति की बात है ना, वो कीमती है उस व्यक्ति के नजरिए से। जरूरी नहीं है कि 100 लोग आके मुझे ज्ञापन दे तो ही वो बात महत्वपूर्ण होगी। तो हर आदमी का जब काम किया ना, तो एक बहुत जनसंख्यक लोगों का, जो बहुत सारे लोगों का एक नजरिया जो है बदला, लोगों ने आशीष दी, लोगों ने अप्रिसिएशन दिया, और निश्चित रूप से उन्होंने साथ दिया, तो हम भारत में 1 नंबर पे भी आए। जिस 20,000 21,000 के शहर की आबादी में 22,000 के फीडबैक हुए, वो किसने दिए। आज के टाइम में कोई ओटीपी भाई भाई को नहीं देता है, मैं तो ये कहता हूं उन्होंने 22,000 ओटीपी दे करके, यानी फीडबैक दे करके, और कर्णपुर को भारत में 1 नंबर पे बनाया। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से हम सम्मानित हुए, तो ये सम्मान किसका है, लोगों का है। लोगों ने विश्वास किया, उनको सम्मान मिला। तो ये बात है कि भाई सोशल मीडिया पर भी इस वजह से हैं, लोगों के जो पॉजिटिव जो फीडबैक है वो भी इस कारण से है कि हर व्यक्ति का जो वाजिब काम हो सकता था वो किया। मतलब सोशल मीडिया का जरिया है ग्राउंड लेवल पे जाके वास्तविक स्थिति चेक करने के लिए। मैं ये नहीं कह सकता कि भी सोशल मीडिया ही एक जरिया है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है अगर वो काम करें तो। आप समझिए कि आप कर्णपुर के निवासी भी हैं, एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, यूट्यूबर होने का वो एक आपका प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन कर्णपुर के निवासी भी हैं। आप भी अगर मैं कोई काम नहीं करूंगा तो निश्चित रूप से आप वहीं दुकान में बैठे बैठे लिख देंगे भी सर ये बात गलत है, आप झूठ बोल रहे हो। कोई भी लिख सकता है। आपकी कोई बात होती है तो आप लिखते हो सर इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। जैसे आपकी सबसे बड़ी समस्या थी कि भी आपकी दुकान के आगे कचरे का ढेर था। अब उस टाइम में टेंडर लग नहीं रहे थे, लेकिन उसका समाधान करवाना था। तो कचरे के ढेर को खत्म कर देना, मेरा तो एक कहना ही हुआ कि कचरे को ढेर को खत्म कर दो। और जो समाज सेवी संस्था थी, जो आसरा ट्रस्ट था, उन्होंने वो सेल्फी पॉइंट बनाया। नगर पालिका ने जितना हरसंभव सहयोग किया जा सकता वो किया। तो देखिए कि भाई ये लोगों के बीच में जाने से उनकी समस्याओं के बारे में पता लगेगा, वरना लोग तो यही माने बैठे हैं कि नगर पालिका में वही लोग हैं, उसी तरीके की बातें होंगी और वो काम नहीं होंगे। तो जब आप लोगों के बीच में पहुंचेंगे तो उनको पता चलेगा कि नहीं, बदलाव है, आप अपनी बात को कहिए, अगर वो जायज होगी तो निश्चित रूप से काम होगा। सर एक बात तो मैं भी मानता हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता लगा कि ईओ की पावर इतनी भी होती है। क्योंकि अगर पावर से मैं एक बात करूँ, मुझे एक RS भट्ट का एग्जांपल आता है मेरे जहन में। गुरुग्राम से अपने निगम में वो, और लोग आपकी तुलना उनसे करते हैं। तो सर आप उस भट्ट साहब को और आपको कहाँ पाते हैं, कैसे तुलना करते हैं उन दोनों में? हालांकि मैं पहले नहीं जानता था, आज से 2 महीने पहले मुझे किसी ने उनका वीडियो भेजा, तो मैंने फिर उनके काम देखे। वो भी निगम में सेवाएं दे रहे हैं गुरुग्राम में, और मैं भी नगर पालिका में सेवाएं दे रहा हूं।
समानता ये पाता हूं कि भाई एक जो निर्भीक होकर के काम करना है। मैं कभी भी, आपने देखा होगा कि मेरे साथ में कोई पुलिस नहीं होती है। नहीं। मैं किसी भी मामले को, चाहे वो कितना ही संजीदगी से, वो कितना ही सेंसिटिव है, मैं खुद ही जाता हूँ। दूसरी बात है कि निर्णय मैं खुद लेता हूँ, कर्मचारी के भरोसे नहीं छोड़ता। तीसरी बात है कि इंस्टेंट निर्णय लेता हूँ, टाइम पर नहीं छोड़ता, कि जो करना है वो करना है। तो ये चीजें समानता के रूप में ये पाते हैं कि वो भी जन सरोकार का काम कर रहे हैं, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को सहूलियतें देने का काम कर रहे हैं। और अगर डिफरेंसेस की बात करेंगे तो मुझे ये लगता है कि भी मैंने उसको गौर से उनको देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि भी वो जैसे मान लीजिए अतिक्रमण हटाना है, रस्तों को खुला कराना है, उनका ये काम है, मेरा ये काम तो है ही है। इसके अलावा हम विकासात्मक कार्य भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भी लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने हैं, जो गरीब वंचित लोग हैं उनके, जिनकी सड़कें टूटी हुई है उनकी सड़कें बनाना है, नालियां बनाना है, पार्कों का पुनरुद्धार करना है, एक शहर को भारत भर में पहचान दिलाना है, एक जन सामान्य से, हर जन सामान्य से जुड़ करके। आपको एक बात बताता हूं मैं, नेगेटिव चीजें वो बहुत जल्दी फेमस करती है, पॉजिटिव चीजें। अब मैंने एक प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बना दिया, इस बात से केवल वो परिवार संतुष्ट हो गया, ये बात लोगों को नहीं पसंद आएगी। और मैंने किसी का मकान तोड़ दिया, ये 1 मिनट में वायरल हो जाए। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ कहाँ चल रहा है। ये कहने का भाव ये है कि भाई मैं कहना चाहता हूँ, वो अपनी जगह सेवा कर रहे हैं, हम अपनी जगह सेवा कर रहे हैं, और दोनों का फाइनली डेस्टिनेशन ये है कि देश की सेवा की जानी है। पुलिस की कार्रवाई चल रही है, एक जिले में एक ही दिन 3 जगह अलग अलग शहरों में टूट रहे हैं, तो संदीप बिश्नोई का कोई लेना देना नहीं है। वो कार्रवाई एनडीपीएस के तहत हुई है और वो हर जगह होती है, हर टाइम पे होती है। किसी का पक्ष लेकर के किसी के साथ द्वेषपूर्ण कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके अलावा भी मैंने अतिक्रमण तोड़े, आपको ध्यान हो तो मैं जब शुरू में आया था तब भी 3-4 अतिक्रमण मैंने हटाए थे। राज की भूमि पर अतिक्रमण जो है ना, वो सहनीय नहीं है, 0 टॉलरेंस अपनाया जाएगा उस पर। दूसरी बात ये है कि भाई जिसको बना करके देना है उसके लिए भी तो हम हाजिर हैं। और जो मैंने पहले 4 अतिक्रमण तोड़े, उनकी कौन सा जाति थी, कौन सी धर्म थी, प्रशासन कभी भी जाति और धर्म देख करके काम नहीं करता। बोलने को, आरोप लगाने को कोई भी लगाए जा सकते हैं, वो उनकी एक बात है, स्वतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उस बात पे कभी किसी को रोकता भी नहीं और ना मैं उस बात से रुकता हूं। जो बात थी तोड़ने की, तो जोड़ने की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि तोड़ने की बात अलग चल रही थी, तो जोड़ने के लिए मैंने एक देखा, आपने एक जरूरतमंद महिला को आपने अपनी जेब से एक किया था। मैं उसके लिए वाकई अप्रिशिएट करता हूँ, और आपने वो थोड़ा बताएंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे जी। देखिए, उनके घर में केवल 3 महिलाएं हैं जी। छोटी बच्ची, उसकी माँ और उसकी नानी जी। पुरुष उनके घर में कोई है नहीं, मतलब ईश्वर को मंजूर नहीं था, और वो मतलब जो है ईश्वर के चरणों में समाहित हो गए, जो पुरुष उनके घर में थे। जब मैं वहां गया तो मैंने ये देखा कि एक बच्ची है, एक उसकी माँ है और एक उसकी नानी है। तो उनका बाथरूम सामने की तरफ बना हुआ था। अब ये था कि वो जगह जो है वो खड्डे की जगह है और हम खड्डे की सफाई करवा रहे हैं, तो वो बाथरूम हटाना है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं चुपचाप अतिक्रमण हटाऊं और मेरा काम करूं और मैं निकल लूं, मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि भाई मैं इनको पहले बाथरूम बना करके दूं, तो मैंने पहले उनको बाथरूम बना करके दिया। फिर मुझे ये समझ में आया कि भाई इनके गेट भी नहीं है, दीवार भी नहीं है, पूरे दिन कुत्ते जा रहे हैं आ रहे हैं, मतलब जो है नुकसान कर रहे हैं, और छोटी बच्ची भी है, सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो। फिर उनके दीवार बना करके दी, फिर समझ में आया कि गेट नहीं है, फिर गेट लगा करके दिए। उनको जब वो ये कहते हैं कि आप मेरा मतलब बेटे की भांति हो, तो आप समझिए कि वो उनके आत्मा में से बात आ रही है। बात वो कोई एक माता की नहीं है। उसके अलावा 365 लोगों को प्रधानमंत्री 1.0 के अंदर 365 लोगों को 1.5 लाख रुपए दिए, उनके छत बनी। वो लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। अगर उनका काम नहीं होता तो वो पब्लिक डोमेन में आते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, ईओ ने नहीं किया, नगर पालिका ने नहीं किया, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी आत्मा तो आशीष देती है, उनकी सुरक्षा तो हुई है। उनके बच्चों को एक चिंता थी कि भाई कभी ये हमारे ऊपर ना गिर जाए, वो तो है। प्रधानमंत्री 2.0 के अंदर जो है अभी तक हम 160 लोगों को 2.5 लाख रुपए दे चुके। उन लोगों का मकान बना, उनकी सुरक्षा हुई, उनको एक आत्मिक संतुष्टि मिली और उनकी तरफ से हमें आशीष मिली। वो लोग पब्लिक डोमेन में इसलिए नहीं आएंगे कि वो अपना काम कर रहे हैं कि भाई ठीक है, हो गया, सरकार ने दे दिया, इट्स ओके। लेकिन आप समझिए कि अगर उसमें से किसी भी घर में हादसा हो जाता और कोई दुख होता तो कितना बड़ा दुख होता। तो लोगों के बनाते भी हैं और सरकार की योजना का लाभ मिले, इस बात का पूरा भरसक प्रयास करते हैं। और जब फील्ड में जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें 1-2 नई चीजें मिलती है तो उसका सुधार करते हैं, तो हमें बड़ी सुकून की नींद आती है। तोड़ने और जोड़ने वाला काम था, यानी आपने
पहले तोड़ा बाहर से, वो क्योंकि आपका वो एक दायित्व था, सरकारी दायित्व था, कर्तव्य था, लेकिन आपने जो जोड़ा वो आपका मानवीय पहलू दर्शाता है। तो वाकई हम ऐसे अधिकारी बहुत हमें कम देखने को मिले कर्णपुर में, खासतौर पे अब तो जो चल रहा है सबके मुंह पे प्रशंसा है, मतलब सामने रहती है आपके बारे में। प्रशंसा एक हद तक, अगर ऑन एन एवरेज आप काम करेंगे ना, तो आपको लोग धन्यवाद नहीं ज्ञापित करेंगे। आपको उसके लिए एक कदम बढ़ के काम करना होगा। जो किसी की मांग नहीं है वो काम करना होगा, जो सरकार का आदेश नहीं है वो काम करना होगा। सरकार का आदेश है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, तनख्वाह ले रहे हो। जो लोगों की मांग है वो तो दबाव में आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन आपने ऐसा क्या किया कि जो आप इस पद पे, इस कुर्सी पे बैठ के कर सकते थे, तो हमने वो हर काम किया जो हम कर सकते थे। हमें लगा कि भाई ये कर सकते हैं, हम बाजार में पूरे दिन हमारे ई रिक्शे, हाथ रिक्शे चल रहे हैं। अब दुकानदार को परेशानी नहीं होती कि वो सड़क पे नहीं डालेगा कचरा, फिर भी सड़क पे अगर किसी चलते राहगीर ने डाल दिया तो वो उठा के डाल देगा। वो एक थैली थैली नहीं है, आप उसको थैली थैली मत समझिए। वो जब नाली में आती, नाली ब्लॉक होती, पानी सड़क पे आता, चलते राहगीरों को परेशानी होती, दुकानदारों को परेशानी होती, वही जो है थैली कोई आकर के सुबह सुबह जला देता, वही वातावरण के अंदर धीरे धीरे घुलती। तो बहुत सारी इंपैक्ट करती है चीजें। हर आदमी की जो जरूरत थी, जो वाजिब काम किया जाना चाहिए था, जब वो किया तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। और इसीलिए जो है आंख से आंख मिला के बात करते हैं, फील्ड में जाते हैं, और तो लगता है कि भाई कितने ही लोगों के जो है ना स्नेह और प्यार और आशीर्वाद मिलता है। एक क्वेश्चन और मेरा बनता है, दबी जुबान लोग कहते हैं आप राजनीति में आएंगे, सच क्या है झूठ क्या है, आप ही बता सकते हैं? देखिए कि किसी के चाहने से, किसी के सोचने से कुछ नहीं होता। चाहता तो मैं ये था कि मैं आरएस बनूं। मैंने आरएस की 4 बार जो है मुख्य परीक्षा भी लिखी, लेकिन नहीं हो पाया। ये एक मंच है, मैंने आपको बताया। जब मैं शिक्षक था तो मैं अपनी वहाँ भूमिकाएं अदा कर रहा था। मैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर था तो मैंने वहाँ भूमिकाएं अदा की। मैं नगर पालिका ईओ हूँ, मैं वहाँ अपनी भूमिकाएं अदा कर रहा हूँ। और अगर इस डेस्टिनी ने चाहा, जैसा कि मैं नगर पालिका में नहीं आना चाहता था, मैं तो आरएस की तैयारी कर रहा था, तो मैं इधर आ गया ना। डेस्टिनी क्या चाहती है कि भाई आपकी जो, वो कहते हैं ना कि भाई ईश्वर ने क्या लिखा है, तो अभी ऐसा कोई इश्यू या ऐसा कभी सोचा नहीं। लेकिन अगर उधर जाएंगे तो उससे बड़ा कोई मंच नहीं है। करनी जन सेवा है, करने काम है, कर्तव्य का निर्वहन करना है। क्या सेवा में, क्या राजनीति में, क्या समाज सेवा में, हर जगह जो है वो एक मंच है, वहां पर आपको अपनी भूमिकाएं अदा करनी है। मतलब एक गाना है पुराना, कहते हैं कि जाना था चीन पहुंच के जापान। तो आप समझिए कि भाई आरएस बनना चाहते थे, नगर पालिका में सोचा भी नहीं था, कभी जानते भी नहीं था नगर पालिका के बारे में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नगर पालिका में आ गए हैं तो हम अपनी भूमिकाएं अदा नहीं करेंगे। और तो अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है राजनीति का या कुछ भी नहीं है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रही है। तो अगर किस्मत में लिखा और उधर जाना लिखा होगा तो वहां भी अपनी जो है मंच पर अपनी भूमिकाएं अदा करेंगे। सर, राजनीति से ही एक रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कभी कभी लोग ये बोलते हैं दबी जुबान में, राजनीतिक दबाव से कार्य भी कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, और भारत में लोकतंत्र है, उसमें बहुत सारी पार्टियां भी होती है। हम सरकारी मुलाजिम हैं, हम जो सरकार होगी उस सरकार के जो निर्देश होंगे उस हिसाब से काम करेंगे। तो जिस पार्टी की सरकार होगी उसमें एक विपक्ष भी होगा, एक होगा, 2 हो गए, छोटे छोटे हो सकते हैं कि भाई अलग अलग पार्टियां हो सकती है। तो कई बार देखिए आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि भाई हम सरकार के हिसाब से काम करते हैं या दबाव में काम करते हैं। इसको मैं दबाव नहीं कहूँगा, और अगर दबाव है तो मैं खुले और सहर्ष मन से स्वीकार करता हूँ कि हम दबाव में काम करते हैं। कैसे? आमजन का दबाव है, जरूरत क्या है, आमजन की जो मांग है वो हम काम करते हैं, तो क्या हमने दबाव में काम किया? क्या हमने जनहित में जो काम किया वो दबाव में काम किया? फिर सरकारों के अंदर हम जो है नौकर हैं, हम जो है जनता के नौकर हैं। जनता क्या चाहती है वो उनके चाहने से, बहुसंख्यक जनता के चाहने से अगर हम काम कर रहे हैं तो इसको मैं दबाव नहीं कहेंगे, इसको हम बहुसंख्यक लोगों के लिए किया गया कार्य कहेंगे। और अगर इसको कोई दबाव का शब्द देता है, इसको नाम देता है, तो ठीक है, वो अपनी बात है। और दबाव तो देखिए कि भाई लोकतंत्र में हर व्यक्ति पर दबाव है, चाहे वो कितने से बड़ा अधिकारी हो, उस पर दबाव रहेगा आमजन का, क्योंकि जनता चुन करके सरकार बनाती है और सरकारों के हिसाब से जो है ये प्रशासनिक इकाइयां चलती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई दबाव मुक्त होकर के काम कर सकता है। और दबाव फाइनली जनहित के लिए ही तो है, तो ठीक है, फिर ये दबाव ही सही। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन जो एक आम जनता के दिल और दिमाग में जो छा जाए उसकी बात होती है।
ये तो आप भी जानते ही हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और कभी भी आरोप प्रत्यारोपों से जो है क्षुब्ध होकर के, उनसे दुखी होकर के रुका नहीं जाता। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई बहुत सारे लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे अच्छे बोलते हैं। बिना काम के, बिना टांग पूंछ के और अनावश्यक रूप से भी कमेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनके भावों में आकर के, उनकी बातों में आकर के रुक जाऊं। क्या 99 लोग जो है वो उनका भला नहीं करना मुझे एक व्यक्ति के पीछे जाकर के? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जन सामान्य की, जो बहुजन का, जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनका जो हित है, मुझे वो देख करके काम करना होगा। उसमें चाहे मुझे दबाव के जो है आरोप लगे कि दबाव में काम कर रहे हैं, चाहे भले ही उसको कोई भी शब्द का नाम दिया जाए, काम करना ही हमारा काम है। सर, कमेंट से अच्छा याद आया, अक्सर मैंने कई बार कमेंट पढ़े हैं कि आप अपना नंबर देते हैं जैसे कई बार वीडियो में, और उसके बाद आप कॉल नहीं उठाते। ये ऐसा नहीं है, वो इस तरीके की कमेंट होते हैं कि आप अपने नंबर दीजिए, अच्छा। और नंबर मान लीजिए कि दे दिया, तो अब समझिए बात को, मैं एक एक्सरसाइज दिखाई जी अब मुझे सुबह से लेकर के शाम तक 30,000 लोगों के काम करने हैं। जी। उस दिन कितने लोग आएंगे मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, वो भी नहीं जानते जिनको कॉल करना है। ठीक है। फिर उसी दौरान मीटिंग रहेगी, कभी एसडीएम साहब ले सकते हैं मीटिंग, कभी कलेक्टर साहब ले सकते हैं, कभी हमारे डिपार्टमेंट की हो सकती है। उसी दौरान वीसी रहेगी जी। उसी दौरान मान लीजिए कि 10 लोगों का डेलीगेशन सामने आ गया, अब वो कोई गंभीर बात बता रहे हैं, मेरा फोन बज रहा है, तो मैं फोन पर बात करूंगा, ये उचित नहीं है जी। मेरे को वक्त मिलेगा तो मैं कॉल बैक करूंगा। आप समझिए कि दिन में मेरे से जो मिलने वालों की संख्या है वो कम से कम अगर मिलते हैं तो 200 लोग मिलते हैं, अधिकतम मिलते हैं तो कभी कभी इसकी संख्या का जो संख्या है वो 700 से 800 लोग भी हो जाते हैं जी। फोन कॉल्स की बात करें तो कम से कम फोन कॉल्स है 50 और ज्यादा से ज्यादा कॉल्स है 300। इतने फोन कॉल्स के जवाब देना उचित नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आपकी कोई बात है तो आप मुझे पूरी बात डिटेल में लिख करके मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर मुझे समझ में आएगा या मेरे कोई बस में होगा या मैं कुछ कर सकता हूँ। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आप गांव में सुधार करवाएं, ये करें वो करें, तो मैं तो सरकार तो हूं नहीं, या फिर मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई काम करवा दूं, वो तो मैं कर नहीं सकता। मैं अपने 25 वार्डों के इस छोटे से शहर को कैसे खूबसूरत बना सकता हूँ, यहाँ के जो 30,000 की पॉपुलेशन है, 25,000 की जो पॉपुलेशन है, उसके जीवन स्तर को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। जी, ये आप सही कह रहे हैं। कई गाँव के जो लोग हैं वो कमेंट करते हैं, सर हमारे पंचायत क्षेत्र में देखिए, तो बात सही है, पर वो एक उम्मीद से इसलिए बोलते हैं, अगर वहाँ की जो पंचायत व्यवस्था संभालती, उम्मीद को तो मैं समझता हूँ, परंतु मेरी लिमिटेशन, मैं है। एक इंसान हूँ, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। कार्य क्षेत्र भी आपका फिर वो, बिल्कुल मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। फिर मेरा परिवार भी है, मेरे बच्चे भी हैं, और फिर मैं सामाजिक दायित्व भी निर्वहन करता हूँ। अगर आप अपने घर के माहौल को 3 शब्दों में बताना चाहें तो? धरती पर और वर्तमान में स्वर्ग। परिवार के साथ बिताया गया आपका परफेक्ट डे कैसा होता है? सबसे बेहतर, उससे बेस्ट कुछ नहीं, और हर दिन बेहतर। क्या घर पर भी आपको लोग उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितना कि बाहर? बिल्कुल, कोई भी मेरी बात को इग्नोर नहीं करता। मेरी बात से ही बात शुरू होती है, मेरी बात से ही खत्म होती है। कहते हैं ना, हर घर में एक बच्चा लाडला होता है, तो आप पे भी किसी न किसी का तो राज चलता ही होगा। देखिए, हर मेरे परिवार के हर सदस्य की जो बात है, उसके विचार है, वो वैल्यूएबल है। हर व्यक्ति का हम एक दूसरे से सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। और अगर राज करने की बात कहेंगे तो मुझे ये लगता है कि भाई मेरे पापा के जो बात है वो सबसे बेस्ट है। वो मेरे दोस्त हैं, मतलब दोस्त का सेंस की भी वो मेरे पापा हैं, लेकिन हम हर बात शेयर करते हैं। और अगर उससे भी बेहतर करेंगे तो जो भव्य है तो उसे है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। कि अगर हम बात करेंगे तो ये 2 हाथ हैं शरीर के, ये नहीं कहा जा सकता कि भी कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों का समान रूप से मूल्य है। बात करें सर आपकी बुद्धिमत्ता की, तो उस हिसाब से हमें लगता है आप बचपन से ही अव्वल रहे होंगे, 10वीं 12वीं आपने टॉप की होगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसका विपरीत है, बल्कि पास होने के भी लाले पड़े हुए थे। सर कैसा बिलीव तो नहीं था? देखिए, वो तो मार्कशीट देख सकते हैं आप। अगर 12वीं क्लास से पहले के व्यक्ति अगर मुझे कोई जानते हैं तो उनको ये बड़ा अचंभा होता है कि मैं ईओ कैसे हूँ आज, मतलब इस पोस्ट तक कैसे पहुँचा। और जब मैं कोटा चला गया बीएसटीसी करने, उसके बाद में मैंने तैयारी शुरू कर दी, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ गया, सोच बदल गई और कुछ बनना है इस बात का जज्बा और ललक जागृत हो गई। तो उसके बाद में जो मुझे जानते हैं वो ये देखते हैं, उनको भी ये आश्चर्य होता है कि अच्छा तो ईओ ही है, यानी कि मतलब मैं आरएस क्यों नहीं बनाया, या मैं उससे भी बेहतर डिजर्व करता था।
तो ये वक्त की बात है। मैं इसलिए कहता हूँ इंटेलिजेंस ही कहीं मायने नहीं रखती। अगर आपकी मेहनत जो है वो सतत और लगन आपकी जो है शिद्दत से आप तैयारी करते हैं तो आप किसी भी वक्त आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं अपने जीवन में। कह सकते हैं बिफोर आफ्टर वाली बात है, जो पहले आपको जानते थे उनका नजरिया अलग था और जो अब जानते हैं उनका नजरिया अलग है। डेफिनेटली। एक क्वेश्चन और सर आपसे, अपनी लाइफ से अगर कुछ डिलीट करना चाहे तो वो क्या होगा, और हासिल करना चाहूँ तो क्या होगा? मेरे जीवन में अभी तक ऐसा कोई भी वक्त, ऐसा कोई भी दिन नहीं आया है जिसको मैं इतना बुरा मानूं कि उसको डिलीट करना पड़े। तो मैं ये मानता हूं कि मेरा जीवन बहुत परफेक्ट रहा है। और देखिए, छोटी मोटी चीज़ें तो इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। कुछ भी चीज़ फ्लैक्चुएट हुए बिना नहीं रह सकती, फ्लैट कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा डिलीट करने वाला मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है। और हासिल के लिए? हासिल मैं ये सोचता हूँ कि आने वाला हर कल बीते हुए हर कल से बेहतर हो, बस यही हासिल करना है। मैं हर रोज किसी भी एक व्यक्ति के काम आ जाऊं, मेरी वजह से उसके जीवन स्तर में सुधार हो जाए। किसी भी एक वंचित व्यक्ति तक उसकी ज़रूरत की, उसकी आवश्यकता की चीज़ें मेरे माध्यम से पहुंच जाए, बस यही है। उससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ा हासिल करने की इच्छा रहेगी नहीं है। सर एक क्वेश्चन फ्यूचर विजन के लिए भी, कर्णपुर को आने वाले समय में आप कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, मैं एक आदर्श शहर के रूप में देखता हूँ कर्णपुर को। कर्णपुर में अगर मैंने कुछ बेहतर किया तो आप ये समझिए कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ शुरुआत की। सबसे बड़ी बात इसके अंदर अगर किसी बात का योगदान है तो वो है मेरी टीम का। दूसरा सबसे बड़ा योगदान है तो कर्णपुर के आमजन का है, यहाँ के हर एक निवासी का है। उसका कारण ये है कि अगर हम करें, कहेंगे, अगर हम चाहेंगे और आमजन उसका साथ नहीं देगा तो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 25,000 के आगे जो मुट्ठी भर नगर पालिका के कर्मचारी है वो क्या करेंगे। तो इसमें आमजन का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और कर्णपुर को मैं एक बहुत आदर्श शहर के रूप में देखता हूं। और मैं ये देखता हूं कि जो है यहाँ के हर नागरिक का जीवन स्तर उच्च हो, यही उम्मीद करता हूं। सर इस पद पर सबसे बड़ी मुश्किल आपको क्या आई? इस पद पर देखिए कि हर काम अपने आप में मुश्किल है, हर काम की प्रवृत्ति जटिल होती है। और सबसे बड़ी जो मुश्किल मैं ये समझता हूँ ना, वो है कि लोगों तक अपने मैसेज को कन्वे करवा पाना और उनसे वो करवा पाना जो आप चाहते हैं। जैसे पिछले गत वर्ष हम भारत सरकार के जो स्वच्छ सर्वेक्षण में हम 1 नंबर पे आना चाहते थे, लेकिन एक कंपोनेंट में हम फीडबैक कंपोनेंट में 1 नंबर पे आए। अब हम चाहते हैं कि वो किसी कारणवश से हम भारत सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से सम्मानित नहीं हुए। अब हम ये चाहते हैं कि भाई उसमें हम सुधार करें। और इस बार जो स्वच्छ सर्वेक्षण हो रहा है उस पर हमने पहले दिन से काम किया है। तो कर्णपुर का नाम भारत सरकार के स्तर पे उस पटल पे अनाउंस हो जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदय अपने हाथों से ये कहे कि अवार्ड गोज टू म्युनिसिपैलिटी कर्णपुर, तो उस दिन बड़ा सुकून महसूस होगा। और उसके लिए आमजन को अपनी अपनी भागीदारी निभानी होगी, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। सर बात कर रहे हैं आज की युवा पीढ़ी के लिए, तो आज की युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के युवाओं में जो भटकाव है, जो एक सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम्स मैं मानता हूं, पहले एक थी अब 2 हो गई है, नशा और सोशल मीडिया का मिसयूज। मुझे ये लगता है कि इंटरटेनमेंट का एक टाइम होता है। चलो ठीक है, एक इंसान को चाहिए होता है कि भाई चलो आप कुछ भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो एक रिफ्रेशमेंट के लिए चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई पूरे दिन आप सोशल मीडिया में उलझे हुए हैं, हर रोज़ नई चीज़ें ट्रेंड में आ रही है तो आप उसमें भावों में बह गए हैं, आप उस पर ये कमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं किसी बात पर। ये नहीं करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि भाई उसको जब तक वो अपने इच्छित, जो उसने इच्छा की है, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहता है, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो IAS बनना चाहता है, जब तक वो बन नहीं जाता तब तक उसको घोड़े की नाल बांध लेनी चाहिए और केवल उसको अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए और उससे पहले उसको नहीं रुकना चाहिए। दूसरी बात, सस्ता नशा जो है शुरुआती दौर के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी व्यक्ति नशा खरीद करके शुरू नहीं करता कि चलो जाओ ठेके पर और पहले दिन शराब खरीद लो और पीना शुरू कर दो। वो शुरुआत होती है, वहां से लेकर के उसको अनंत समय तक उसको ना ही किए जाने होगी। क्योंकि नशे की गर्त है ना, वो युवा वर्ग को बहुत बुरी तरीके से पछाड़ रही है। और ये जो हमारे दुश्मन देश है, वहाँ से जो ये हर रोज़ 50 करोड़ की, 60 करोड़ की ये जो चिट्टे की और मेडिकेटेड नशा आ रहा है, इससे उनको अपने आप को बचाना होगा। अपने आप को बचाना होगा, अपनी संगत को बचाना होगा, अपने आस पड़ोस को बचाना होगा और फाइनली अपने देश को बचाना होगा। ये एक मैं युवा वर्ग से कहूँगा। और मेहनत मेहनत मेहनत। मेरे गुरुदेव प्रवीण जी भाटिया एक बात कहा करते थे कि भाई मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है और राजा इस वक्त वो बनेगा जो डिजर्व करता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो ये थे अधिशासी अधिकारी संदीप बिश्नोई जी।
आज की पॉडकास्ट में हमने इनके बारे में जाना, इनके वजह से पर्सनल क्वेश्चन भी किए हैं, कुछ कड़वे क्वेश्चन भी किए हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये इनका जो फ्यूचर का विजन है कर्णपुर को अव्वल लाना, ना कि राजस्थान में, पूरे भारत में कर्णपुर अव्वल आए, और ये सब होगा आप सबकी सहभागिता और सहयोग से। तो आप संदीप जी आए, आज आपने हमारे साथ ये वार्तालाप की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामजी चौधरी साहब, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं सभी शहरवासियों से, सभी दर्शकों से मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि हम अपना बेस्ट करेंगे, आप हमारा कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करें। अंततोगत्वा जो है वो परिणाम आप ही के पक्ष में आएगा, आप जीवन स्तर आप ही का सुधार होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।